नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। एक खास संस्करण के इस न्यूज पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। छोटी सी गली आपको दिखाई पड़ रही है और मैं आपको घूमते हुए बता दूं कि मैं अपने पसंदीदा शहरों में से एक मुंबई में हूं। यहाँ से एक कहानी आज आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा दिखाना चाहता था जैसे टिपिकल पुराने हिसाब से मुंबई की एक चौल होती है, तो ये वो चौल है, ये वो छोटी सी गली है। मैं इस वक्त, जैसे मैंने कहा, अपने पसंदीदा शहरों में से एक मुंबई में हूं। क्या बदला है? चुनाव आ गए, एक और नई सरकार की दरकार लगाई जा रही है, सियासत जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन क्या बदला है अब मैं आपको बताता हूं। ये सायन और माटुंगा से जुड़ा हुआ धारावी का इलाका है मुंबई का। अब दूसरी बात, मैं आपको ये दुकानें क्यों दिखा रहा हूं। देखिए, बड़ा आलीशान और शानदार किस्म का लेदर का काम होता है यहाँ पर। ये चमड़े की दुकानें हैं क्योंकि ये सब कुछ यहाँ बनता है। ये अलग अलग, मैं बहुत करीब से शहर को जानता हूँ। 2003 में मैं इस शहर में रहता था, ये सारे इलाकों पर, तब भी मैंने बहुत रिपोर्ट किया था और आज वापस लाया हूँ इस बाजार को आपको दिखाने के लिए। देखिए, भीड़ भाड़ का ये इलाका है। ये सड़क जो है यहाँ से आगे जाकर एक 60 फीट वाइड रोड कही जाती है धारावी की, उसकी तरफ जाती है। तो आप हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में तमाम तरीकों से ये सब कुछ कितना देख चुके हैं। थोड़ा आज आपको मैं विज्ञान प्रकाश हकीकत दिखाऊंगा और कुछ हकीकत से आपको मिलवाऊंगा। आप सब जानते हैं कि ना सिर्फ मुंबई एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, वहाँ पर कई सारे व्यापार होते हैं, जिसे मैं थोड़ी पोलाइट जबान में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यापार कहूँगा, लेकिन उसमें से एक बड़ा उद्योग जो है वो चमड़े का है। और चमड़े का जो काम होता है या कारीगरी होती है वो यहाँ इस तरह की दुकानों में बिकती है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई कुछ भी बदला है मुंबई में? अब लोग इस तरफ थोड़ा आकर्षित होकर देखने लगे। एक दुकान में हम चलते हैं, इस दुकान का नाम है ज़ारा लेदर। अब ज़ारा एक बड़ी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, तो इन्होंने इसका नाम रखा है ज़ारा लेदर। ये मुंबई की कहानी है, मिस मत करिएगा। ऐसी कहानी आज आपको सुनाऊंगा इस शहर के बारे में जो आपने किसी बॉलीवुड फिल्म में भी नहीं देखी होगी। देखिए, हम लोग यहाँ पर अंदर घुसते हैं, हमारे एक सहयोगी से मिलने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ जी। देखिए, ये सारा ये लेदर का कारोबार होता है, यही बनता है। तमाम तरह की जो आकर्षक ब्रांड्स और डिज़ाइंस आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उनका अलग अलग किस्म का प्रतिरूप आपको यहाँ पर मिलेगा। महिलाओं के लिए खूबसूरत बैग हैं, पुरुषों के लिए जैकेट्स हैं, आपके ट्रैवल करने के लिए बहुत सारा सामान है। अब देखिए साहब, एक स्मार्टफोन पर चहलकदमी करते हुए अभिषेक जी हमारे मौजूद हैं। चाइनीज स्मार्टफोन है। अच्छा, ये चाइनीज स्मार्टफोन है। अभिषेक हमारे मुंबई के रेजिडेंट एडिटर है, सब जानते हैं। आप हमारे थोड़ी देर पहले बने मित्र है। आपका नाम? रमजान है? रमजान। रमजान, वाह क्या बढ़िया नाम है आपका। नाम ही रमजान है, वाह। वो बड़े सालों से मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने इनको देखने वालों को बताई कि भाई थोड़ी बॉलीवुड से अलग जरा हकीकत की कहानी सुनाएंगे आज। क्या बदला है आपके हिसाब से? मुझे तो याद है 2002, 2003, 2004, तब भी मैंने इन इलाकों में आके बहुत रिपोर्ट किया था। कुछ भी बदला है इस धारावी इलाके में? कुछ भी नहीं बदला है। क्यों? पता नहीं, बस पॉलिटिशियन की वोट बैंक है ये पूरा। हाँ, यानी वोट बैंक के वजह से ये डेवलप नहीं होने दे रहे। हाँ, बस यही है। मैं तो बचपन से, जब छोटा था ना, तभी से सुन रहा हूँ कि डेवलप होएगा। हाँ। अभी मैं 45 इयर्स का हूँ, हाँ। अभी तक कोई यानी डेवलपमेंट है ही नहीं। पॉलिटिशियन नहीं करता? नहीं। क्यों नहीं करता? लोग कहते हैं कि वहाँ पर गलत व्यापार चलता है अंदर, इसलिए ये लोग नहीं कुछ करने देते, अंदर जाना मुश्किल है। क्या ये सब बातें सही हैं? नहीं, कुछ गलत है। यानी यहाँ पे ऑफिशियली यानी इतना बड़ा कारोबार होता है लेदर का। हाँ। अगर इसको ऑफिशियली सारी चीजें अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी देवे तो ये और आगे बढ़ सकता है, पर हमको फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे कुछ भी। 10 से 15% जो है वो जो बिल्डिंग्स आपको हवाई जहाज से नीचे दिखाई पड़ती है ना मुंबई की, उसमें रहते हैं। बाकी की जनसंख्या मुंबई में, और मुंबई में एक बड़ी मसला है, पॉलिटिकल मसला भी रहा है, नेतागिरी खूब हुई है उसके ऊपर, जो लोग आते जाते रहते हैं, जैसे हम अंग्रेजी में माइग्रेंट्स कहते हैं। इसके अलावा
अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस शहर का जो चौल्स में रहता है, जो स्लम्स में रहता है, और बहुत कुछ उनके लिए, जैसे अभी रमज़ान भाई ने बताया, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। दूसरी एक और बड़ी बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, व्यापार के हिसाब से बड़ी लंबी लंबी बातें सुनते ना, अभी तो एक नया आ गया, मोदी जी लेके आए लेटेस्ट वो मुझे मेक इन इंडिया, तो ये सारा मेक इन इंडिया है मोदी जी। हेलो मोदी जी, सुन रहे हैं? खैर अब प्रधानमंत्री हो तो शायद ना सुने मुझे, तो ये सब मेक इन इंडिया है भाई। अब सबसे बड़ा औद्योगिक काम को आर्थिक रूप में बदलने वाला शहर मुंबई, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। हमेशा से मुंबई के बारे में कहा जाता है कि साहब किसी बड़े अमीर आदमी की अगर एक आलीशान बिल्डिंग में घर हो तो उसके ठीक नीचे श्रम होता है, लेकिन आदमी आराम से जीवन व्यतीत करता है, उसको कोई चिंता नहीं होती। फिर सरकारों ने बड़ी बड़ी इसके लिए एक 1995, जैसे मैंने कहा, सौरभ जी को यकीन नहीं होगा लेकिन मैंने उनकी दी हुई रिसर्च पढ़ ली है, तो 1995 में एक कानून लेकर आई कि साहब स्लम रिहैबिलिटेशन होगा, यानी कि जो इस तरह के झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं इनकी तब्दीली होगी, बिल्डर्स को काम दिया जाएगा और वो घर बनाएंगे और आम आदमी को देंगे। धीरे धीरे करके इस पर अभिषेक आपको ज़्यादा तवज्जो से बता सकेंगे, मुझे भी याद है। तो ये SRA एक स्कीम चली। SRA मूलतः वो स्कीम थी जिससे रातों रात बिल्डर पैदा हो गए और एक बहुत ही प्रभावी गठजोड़ शुरू हुआ नेताओं और बिल्डर्स का। SRA को कहते हैं कई मायने में शायद सबसे ऑर्गेनाइज्ड गंगोत्री बनी वो भ्रष्टाचार की महाराष्ट्र में। अभिषेक, ये बात सही है कि जब आप स्लम्स की बात करते हो तो जो सरकारें SRA लेकर आई, जैसे भी मोदी जी बता रहे मेक इन इंडिया, तो सारा मेक इन इंडिया ही है। इन सब के बारे में कुछ हो क्यों नहीं पाया? वो कह रहे हैं खाली वोट चाहिए यहाँ पे लोगों को। देखिए, जो सबसे बड़ा स्टैटिस्टिक है जिसको शायद पूरे देश को समझना होगा, वो है कि 8% ज़मीन पर मुंबई की 58% आबादी रहती है और बची हुई ज़मीन पर बचे हुए लोग रहते हैं। तो जो आप समझ सकते हैं कि शहर का अगर 8% सिर्फ लैंड स्लम्स के लिए है और उस पर 56% आबादी का लोड है, जो धारावी को बहुत सारी फिल्मों में दिखाते हैं, स्लम डॉग मिलियनेयर बनी और बाकी की बनी। पिछले 10 साल से मुझे सिर्फ इस खबर को घसीटते हुए हो गया कि धारावी का रीडेवलपमेंट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, और अगर हमें अब कोई रिपोर्टर ये आइडिया भी देता है कि धारावी की रीडेवलपमेंट पे कोई स्टोरी करनी है तो हम लोग उसे बिल्कुल आग के हवाले कर देते हैं, सुहा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस खबर में जान इसलिए नहीं है क्योंकि लोग तो इंटरेस्टेड हैं लेकिन काम करने की मंशा सरकारों की नहीं है। आप देखिए कि जो मेक इन इंडिया के फॉर्मूले की बात चल रही है, मैं इस लेदर के मार्केट में इसलिए आता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी के उन्हीं को जो सप्लाई होते हैं ये कारीगर बनाते हैं। ये कारीगर इस समय जो मुकाबला कर रहे हैं वो चाइना से कर रहे हैं। चाइना का लेदर, अब इससे थोड़ी देर पहले हमने इनका एक पीस देख रहे थे, वो ये इंटरनेशनल कॉपी बनती है, जैसा हम सब जानते हैं कि चाइना में कॉपी बनती है, ये इंटरनेशनल ब्रांड की कॉपी है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे बनाना बंद कर दिया क्योंकि ये चाइना इनसे सस्ती कॉपी बना के दे रहा है। तो अब ये चाइना से इंपोर्ट करके लेके आते हैं सस्ती कॉपी, जो सेकंड कॉपी जैसे कहते हैं हम लोग, मतलब ये कि थोड़ा सा नकल होती है। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल माल है, जो हमारी, जैसे कि रमज़ान से बात करें कि तीसरे नंबर में हम लेदर के मार्केट में हम तीसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में, सबसे क्वालिटी, लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते? लेकिन इसको इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए फिर धारावी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। धारावी को ऑर्गेनाइज, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे इलीगल व्यवसाय होते हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल है। वो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। हाँ। वो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी परमिशंस नहीं होती हैं। क्योंकि देखिए, आप जब चाइना के पास आप जाएंगे, अगर वहाँ पे आप लेबर कंडीशंस की बात करेंगे, डरते हैं लोग क्योंकि हमारे यहाँ सरकारों के खौफ है। हम यही बिजनेस आराम से क्यों नहीं करने देते हैं लोगों को? हम लोग रूल्स बनाने को फॉलो करने के लिए तैयार। लेबर का कॉम्पिटिशन है, लेबर कंडीशंस को लेकर हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम्स होती हो यहाँ पे जब आप धारावी के अंदर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं यहाँ पे। अब जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक वो चीज़ें आपको टीवी पे दिखाने लायक नहीं हो पाती। तो आप समझिए कि मुश्किल कहाँ हो रही है? मुश्किल ये हो रही है कि धारावी को स्लम बनाने के लिए कौन सबसे ज्यादा तैयार रहता है? कि सरकारें कहती हैं कि हम प्लान स्लम बना रहे तो उनके लिए बेहतर है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है
या इतने वर्षों में कभी कुछ आपने देखा? मैं यही देख रहा था, मतलब मेरे बहुत सारे पुराने मित्र माटुंगा में रहते हैं, मेरा जैसे मैंने कहा मेरे पसंदीदा शहरों में से, सड़क पे पता नहीं अब तो गिनती भी नहीं याद, लाखों करोड़ों बार शायद गया होऊंगा मैं, आया होऊंगा, लेकिन मैंने सच में देखा ये सड़क ही नहीं बदलती। धारावी में इतनी पब्लिक है कि अगर इसको उल्टा कर दे तो एक कंट्री बन जाए। हाँ, इतनी आबादी यहाँ पे रहती है, हाँ। लेकिन कोई यानी आप अंदर जाके आमूमन कितने लोग रहते होंगे धारावी में, कोई आंकड़ा, ये एशिया संख्या? की सबसे बड़ी स्लम है वो तो मैं जानता हूँ। तो आप यानी एक कंट्री बन सकती है, इतनी आबादी है। और अंदर रहते कैसा वो तो देखो आप जाके, एक यानी एक झोपड़े के ऊपर 4 माला बना हुआ है, और क्या यानी अंदर सूरज की रोशनी नहीं आती है। अब अंदर चले जाएंगे तो वापस बाहर नहीं निकल सकते, भूल भुलैया है पूरा। और ये बचपन से, मैं तो जब से दुकान पे आया, हम लोग की पहले राशनिंग की शॉप थी, राशन शॉप थी ये, और ये दादा के टाइम की दुकान है हमारी, यानी 60-70 इयर्स हो गए। तो मैं जब छोटा सा था आता था तभी से सुन रहा हूँ कि डेवलप हो रहा है, डेवलप होएगा, डेवलप होएगा, डेवलप होएगा। आज तक वही पोजीशन है, उल्टा हमारी दुकान और 5 फुट कट गई, यानी पीछे आ वो आगे जाने के बजाय छोटा हो गया, कम हो गया। रमजान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अब आप समझे ये बड़ी बड़ी नेतागिरी, वही मैं कह रहा हूँ, कमाल का शहर है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ऐसी कहानी आज आपको सुनाऊंगा जो आपने किसी सिनेमा में नाच गाने के साथ नहीं देखी। बढ़ेंगे असली धारावी की तरफ। जैसे जैसे मैं और अभिषेक चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीड़ भाड़ का ये इलाका है। दोनों तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है। ये देखिए, ये कूड़ों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, उसी में देखिए किस तरह से काम हो रहा है। ये थोड़ा, मैंने कहा ना, कड़वी तस्वीर है, लेकिन हकीकत की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। भरा हुआ है ये पूरा इलाका लोगों से। एक सज्जन से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा ना कि भाई अगर आप धारावी को पलट दीजिए तो एक कंट्री जो है वो निकल कर आ सकती है। मैं भी खुद देखना चाहता हूँ अपने लिए। 10 साल 12 साल बाद में वापस इन इलाकों में आ रहा हूँ। एक एक हिस्सा इसका रिपोर्ट किया था कि क्या कुछ बदला है। 1 दशक से ज़्यादा का समय मेरे खुद के लिए हो चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि क्या कुछ बदला है। कहाँ रहती है? धारावी में रहती है, माटुंगा में रहती है, सायन में रहती है? मैं संगम गली। अच्छा, कहीं और रहती हैं आप? संगम गली में रहती हूँ। अच्छा, संगम गली में। कितने साल से रह रही हैं आप? अरे भैया बहुत दिन से। बहुत दिन से। हाँ कुछ बदला है यहाँ? हाँ, बहुत सा बदला है। क्या? गली वली सब सफा हो गया है, सब अच्छा देखने में लग रहा है। सब गंदगी सब सफा हो गई, अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ पर पहले बहुत पानी भरते थे बारिश में, लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे रोड का बहुत सारा तरक्की हुआ है यहाँ पर। पूरा धारावी में सर एक ही ग्राउंड है प्ले का बच्चों लोग का, उसको भी कॉम्प्लेक्स बना दिए। अभी बच्चों लोग खेलने के लिए कुछ जगह ही नहीं, पूरा धारावी में ढूंढ लो। पूरे बच्चों लोगों को आई नहीं, जगह ही नहीं, पूरे धारावी में। एक इनसे पूछना चाहता हूँ। अरे आप इधर, आप अरे बात कर लो भैया। अरे नहीं कोई, अरे डरने की बात नहीं है यार। अच्छा, कोई गलत नहीं सवाल पूछूंगा भाई। आप यहाँ कितने साल से दुकान लगा रहे हो? 8 साल हो गए। आपके हिसाब से इस इलाके में क्या बदला? मैं 10-12 साल बाद खुद आ रहा हूँ इस एरिया में। आपके मतलब यानी म्यूनसिपालिटी कुछ वैसे तो कोई नहीं बात, कुछ नहीं हुआ। हम ढूंढ ही रहे थे अभिषेक को। इतना भीड़ भाड़ का इलाका है तो थोड़ा सा कुंभ के मेले टाइप है। आप और हम कहीं गुम हो गए तो ऐसा नहीं मैं आपको ढूंढने लगूंगा। लेकिन एक गंभीर बात, ये पॉलिसीज पर मैं खुद, मतलब जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, 10-12 साल बाद वापस आ रहा हूँ इस इलाके में। कुछ भी कोई बड़ा बदलाव नंगी आंखों से नहीं नजर आता। पॉलिसी के स्तर पर क्या किया सरकारों ने यहाँ? देखिए, इन्होंने सबसे बढ़िया जो जैसे 15 साल रही एनसीपी कांग्रेस के सरकार, मतलब 15 साल रही से मेरा मतलब 15 साल उसने राज किया। हाँ, जो यहाँ पे सबसे बड़ी कैश काउ जिसे बोलते हैं, हाँ। इस शहर का, उसमें एक SRA स्कीम है, स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम। पहले वो कैश काउ भ्रष्टाचार के हिसाब से, सरकार के रेवेन्यू के हिसाब से? नहीं, भ्रष्टाचार के हिसाब से। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन को पैसा मुहैया कराती है। हाँ। उसकी बहुत बड़ी वजह आप देखिए कि इन्होंने क्या किया कि जो छोटे सीधे सीधे स्लम थे उनको वर्टिकल स्लम में तब्दील कर दिया। आप समझिए कि जो उत्तर भारत के लोग हैं या जो हमारे बहुतायत के जो हमारे दर्शक हैं, वो कभी समझ पाएंगे कि यहाँ पे लोग 125 स्क्वायर फीट में पूरी फैमिली रहती है। तो पहले जो झोपड़े नीचे हुआ करते थे, वो झोपड़े उन्होंने वर्टिकल झोपड़े बना दिए, और उसी स्कीम का नाम SRA था। ये जो स्कीम थी, दरअसल आप समझिए कि इसमें माफिया है, इसमें लैंड माफिया है, इसमें
स्लम माफिया है जो कि एक बहुत बड़ी ताकत होती है इन कई सारे पॉकेट्स में, क्योंकि इलीगल तरीके के सारे काम होते हैं। और फिर उसके बाद उनके ऊपर पॉलिटिशियन, पुलिस और तमाम लोगों की जो गंगोत्री है वो सब यहाँ इसमें आके वहां पर आगे तो उस सिस्टम ने उसको और भ्रष्ट कर दिया। बिल्कुल। और जो सबसे सर वो भी ऊपर से बीएमसी का 14 फीट का परमिशन है घर बनाने का, तो सर अभी आप देख रहे हो 2-3 माला बनते जा रहा है। हाँ, वो तो अलग मसला है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ अभिषेक जी, तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा था अभिज्ञान कि जब आप इतना, ये दरअसल सोची समझी साजिश है कि जब आप 8% ज़मीन पर 50 से ज़्यादा फीसदी लोगों को रहने के लिए मजबूर करेंगे तो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा कांस्टेंट टेंशन पैदा होगा। और उस टेंशन में कहीं ना कहीं जो भाव है, जो मूल्य, आप समझिए कि इस इलाके में झोपड़े की कीमत 1 करोड़ रुपया है। बाप रे। तो जो कि आप किसी भी और शहर में अनबिलीवेबल है। 80 लाख रुपए का झोपड़ा जो मेरे घर में जो मदद करती हैं उनका है। तो आप समझिए कि 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ के झोपड़े हमसे थोड़ी देर बाद अगर ये कमाल की बात बता रहे हैं अभिषेक, ये मेरे भी कानों को हजम नहीं होती है, क्योंकि जिसमें मैंने कहा मैं 10 वर्ष बाद यहाँ आ रहा हूँ कि 1 करोड़ 80, 90 लाख रुपए का झोपड़ा बाकी के शहरों में, इस मुल्क के बाकी के शहरों में उतने में आपको घर मिल सकता है, एक पूर्णतः रहने का सामाजिक स्तर का घर मिल सकता है। अभिषेक, यहाँ से हम कहाँ जाएं वो देखने उस इलाके को जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते भूल हैं? भुलैया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी स्लम है। तो इसमें आप समझिए जगह की कितनी कीमत है मुंबई में, या जगह कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर अगर कोई सड़क 60 फीट की मिल जाए या 90 फीट की मिल जाए तो उसका नाम पड़ जाता है। जी, उसका नाम हो जाता है कि 90 फीट वाली रोड, 60 फीट वाली रोड, मतलब वो इस इलाके का सेलिब्रेशन पॉइंट होता है। ये जो मुंबई में बार बार कहते हैं कि लोग सामूहिक तौर पर सड़क पर आते हैं, दरअसल जगह नहीं है इस शहर में। और इस शहर का जो सामाजिक ताना बाना बन चुका है वो पूरा का पूरा जगह की कमी के इर्द गिर्द ही बुना गया है। आप देखिए कि इस पूरे शहर में अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें तो ये शहर की नहीं, अलग अलग इलाकों की। भैया वो ऐसा गले में पहनने वाला होता है आपके पास, ऐसे गमछा जैसा? अच्छा, कपड़े, देखिए कपड़ों की दुकानें हैं, ये बाजार लगी हुई है यहाँ पर। मैं तो पूछ रहा था कि पसीना पोंछने का कोई साधन मिल जाए, तो ये देखिए अलग अलग चीज़ें सब यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बनी हुई है। अभिषेक, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हकीकत में ये है कि अब आपके पास बदलने के ज़्यादा तरीके और रास्ते भी कम हैं? रास्ते तो देखिए, जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप यहाँ पे आप इस आबादी को लेकर कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ी साजिश हुई 70 के दशक में और 80 के दशक में, वो ये थी कि क्या मुंबई को खोल दिया जाए। जब मुंबई को खोल दिया जाए का मतलब ये है कि क्या साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से अलग करने के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए। तो उसमें एक बड़ी साजिश ये हुई कि चार्ल्स कोरिया जैसे आर्किटेक्ट ने एक सलाह दी राज्य की सरकार को कि आप एक काम करिए कि जो साउथ मुंबई में, ये पूरी मुंबई एक हाथ की तरह बसी हुई है, जिसमें सारे लोग चीटी की तरह नॉर्थ मुंबई से चलना शुरू करते हैं, साउथ तक जाते हैं और शाम को फिर अपने घर वापस लौटते हैं। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि साउथ मुंबई को डीकंजेस्ट किया जाए और उसकी वजह नवी मुंबई को डेवलप किया जाए। लेकिन उस समय भी जो रियल एस्टेट मार्केट था इस मुंबई का, वो बहुत शार्प था, वो बिजनेसमैन बहुत तेज थे। उन्होंने देखा कि डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा, तो उन्होंने नवी मुंबई को डेवलप नहीं होने दिया और उसमें एक इमोशनल फैक्टर जोड़ दिया कि ये जो नॉन मराठी हैं उनकी एक बड़ी साजिश है मुंबई को छीनने की, ताकि नवी मुंबई दूसरे इलाकों में चला जाएगा। लेकिन एक बड़ा काम होते होते रह गया कि नवी मुंबई बनता तो दरअसल डिमांड शायद यहाँ से वो चीज, तो डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप खत्म हो जाता। मैं इनको रोक रहा था। मेरा नाम अभिज्ञान प्रकाश है। जी, मैं जानता हूँ। हाँ, अच्छा, आप भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम सरवर। अच्छा, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? 27। अब जैसे मैं आया हूँ, मैं पहले यहाँ पे बड़ी रिपोर्टिंग की मैंने, मैं 10-12 साल बाद यहाँ आया हूँ दिल्ली से। कुछ बदला है? क्या बदले? बस यही जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वही बदला है, बस उसके बाद कुछ नहीं बदला है। बस ये बिल्डिंगें ऊपर होके बन गई है। खेलने का मैदान भी गया। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला सर। शिवम शुक्ला जी। हाँ बच्चे, खेलने का मैदान भी गया? हाँ सर, पहले छोटा सा मैदान था, उसको ही बड़ा बना दिए अपना पीएमजी कॉलोनी में, वहाँ पे खेलने का था, उसको भी अभी खेलने के लिए मैदान नहीं कोई। देखिए, शिवम शुक्ला जी छोटे से बच्चे हैं, ये भी बता रहे हैं कि खेलने का जो मैदान था इन लोगों का, ये शहरीकरण की जो मैं बहस कराता हूँ ना, अब आप समझ रहे हैं
ये अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है। जैसे भाईजान ने तो खेलने का बेटा मैदान भी चला गया सर। अभी खेलने का दिल होता तो दूसरे इलाके में जाते, चूना भट्टे वगैरह में। चूना भट्टी वगैरह में जाते, हाँ। दूसरे इलाके में जाते हाँ, स्कूल। अगर खेलने का दिल हाँ। होता है। यही पॉइंट अभिषेक भी आपसे कह रहे थे। हम चलते चलेंगे भाई, आप लोग भीड़ मत इकट्ठा करिए, कि यही बात वो बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि 8% जमीन और 56% की आबादी का लोड ले रखा है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे शिवम ने कहा, नौजवान ने, छोटे से बच्चे ने, कि खेलने का मैदान भी चला गया। तो उस हिसाब से हम समझाने की कोशिश करें कि क्या कर सकती है सरकारें। हम उसका भी रिसर्च करेंगे। बहुत सारे कागज है, मैं तो ऐसे मजाक में सौरभ की टांग खींच रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें इतने सारे आंकड़े हैं। इसमें से एक आंकड़ा ये बताता है कि इस शहर में, जहाँ पर देश का कॉरपोरेट इंडिया बसता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दक्षिणी मुंबई में, साउथ मुंबई में कॉरपोरेट बसता है, वो बहुत लोगों को जॉब देता है, बहुत लोगों को नौकरी देता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें बड़े बड़े CEOs होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, विज्ञापन की दुनिया यहाँ पर है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है, फाइनेंस की दुनिया मुंबई में, ये एक दुनिया मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये धारावी की दुनिया मुंबई की। जितना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें से जो कि लोग धारावी में रहते हैं, या कोई छोटे छोटे काम करते हैं, या लोगों के घरों में काम करते हैं, या रोज़ मजदूर का काम करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन तकरीबन 90% लोग उसी शहर में, जहाँ पर कॉरपोरेट है, जहाँ पर फाइनेंस है, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ पर एडवर्टाइजिंग है, जहाँ पर CEOs हैं, जहाँ पर बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लोगों की रोज़मर्रा चलाता है वो यहाँ से निकल कर आता है। तो आप समझ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा इधर जाके दिखाने की कि जी 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 शुक्रिया। यहाँ चलिए हमारे चैनल को लोग देखते हैं, ये बड़ा, तो आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा बेहतर है। ये नए समय की बनी हुई चीज़ें हैं। जब 10-12 वर्ष पहले मैं यहाँ आया था तो तब की तस्वीर एकदम और भी अलग थी। यहाँ से छोटी छोटी सकरी हुई गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ। जरा आके आनंद जी, हमारे राव साहब कैमरामैन जो है, वो दिखाएंगे। अब देखिए बड़ा मज़ेदार है, इसमें जब आप घुस जाइए तो आपको 1% का भी आइडिया नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ से किधर जाना है। जैसे मेरे आदमी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ सकता। और इसी में एशिया का सबसे बड़ा स्लम बसता है, समझ में नहीं आता। अब देखिए, आप चलते चले जा रहे हैं तो एकदम से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि लोग रहते हैं। अब आप समझ रहे हैं, ये है देश की आर्थिक राजधानी। अब हम एक गली से निकलकर समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, कोई रास्ते, अब यहाँ आ गए तो चौराहा मिल गया। ये गलियों का चौराहा है, एक इस रास्ते जा रही है, एक इस रास्ते जा रही है, एक इस रास्ते जा रही है। बच्चों, तुम लोगों को सबको पता है सारे रास्ते? हाँ? इधर से किधर भाग भाग के जाओगे? सब जगह। देखिए, ये सब बच्चों को सबको रास्ते पता है, हमारी समझ में ही नहीं आ सकता कि हम यहाँ से कहाँ चले जाएं। ये हकीकत मैं आपको दिखाना चाहता था। तो राव साहब, थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन पैर संभाल के आप लोग चलिए। तो बहुत मुश्किल सी स्थिति है यहाँ। आप देख रहे हैं छोटी सी जगह में भोजन बन रहा है, खाना बन रहा है। तो हाँ, भोजन मतलब खाना बेटा। बच्चे सब आ गए यहाँ पर, और ये सारी गलियाँ अंदर 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 जाती हैं, भूल भुलैया की तरह, जैसे अभिषेक बता रहे थे। और सबको सारे रास्ते पता है। अच्छा, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं भाई? सीधा। अच्छा चलिए, जो बच्चे सब बता रहे अभिषेक जी, यहाँ से सीधा बाहर निकलिए। देख रहे हैं आप? तो ये है धारावी की धरती। देखिए, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के सारे नेता, बड़े बड़े, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी। देखिए यहाँ का हाल। ये छोटी छोटी नालियाँ जरा अगर आप दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन, यहाँ से बह रही हैं। मुंबई में कस के बारिश होती है, तो ज़रा आप देखिए, दिखाइए इस हिस्से को, तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह भर जाती होंगी। तो हम जब देखिए, ये देखिए कमाल हो गया भाई। अब हम, मुझे खुद ही नहीं पता था, हम गए थे एक्चुअली इधर से। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चों ने, यार तुम लोग बड़े बदमाश हो। तो देखिए, यहाँ से गए, यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें। अब देखिए, समझिए इस बात को ज़रा टेलीविजन के माध्यम से। यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंदर अंदर गए, घूमे और दूसरे साइड से बाहर आ गए। तो छोटा सा, इतना सा हिस्सा है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा होगा ये धारावी। एशिया का
सबसे बड़ा स्लम। ये बेस्ट की बसों की सेवाएं सबसे पुरानी लोकप्रिय है और ये है नेहरू नगर धारावी। बस मार्ग क्रमांक संख्या जो है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये बस स्टॉप है, तो आप देख सकते हैं ये फल वल की दुकानों वगैरह के बीच में। अच्छा, ये बस स्टॉप है, तो मुझे देखिए बस रुकी हुई है सामने। अंदर मैंने आपको दिखाया, इतनी अंधेरी गलियां है, कई बार तो ऐसा लगता है कि आप घुस गए तो बाहर आने का तरीका ही कोई नहीं है।